तो रिजर्व बैंक इंडिया की मॉनेटरिंग पॉलिसी की बैठक हो चुकी है और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए। जो सबसे बड़ी खास बात रही कि इस बार रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया। जिस तरह से एनालिस्टों की राय थी कि इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होगी, वो नहीं हुई है और इसने सबको चौंका दिया है। लेकिन क्या आने वाले समय में फिर से रेपो रेट बढ़ने वाली है? जिस तरह से ईएमआई लोगों की लगातार बढ़ रही थी, जिस वजह से लोगों को डर लग रहा था कि क्या आने वाले समय में मकान ले पाएंगे, लेकिन एक काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है। दूसरी तरफ आने वाले समय क्या पेट्रोल डीजल की प्राइस और तेज़ी से बढ़ने वाली है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में कुछ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बाजार के लिए क्या पॉजिटिव रहने वाले हैं या फिर वापस गिरावट का माहौल बनेगा। क्या इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? इस मॉनिटरिंग पॉलिसी के बाद में आगे की क्या संभावना बन रही है? क्योंकि बाजार ने एक तरह से देखे तो वेलकम भी किया है, थोड़ी सी दबाव देखने को मिली, लेकिन फिर से माहौल पॉजिटिव हुआ है और ग्लोबल रीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, उसके बावजूद भी नेगेटिव शुरुआत हुई थी। इस समय बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड तो कर रहा है लेकिन ग्रीन है। इसका मतलब ये कि क्या फिर से तेज़ी का माहौल बनेगा? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और अच्छे से आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या संभावना तलाशी गई है और किस वजह से निर्णय लिया गया, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा बाजार पे वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 59,755 के स्तर पर है, 66 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.11% अपर है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन अगर हम आज के अप डाउन को देखें तो आज वीकली एक्सपायरी है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो जो लो है वो 59,520 का है, जो हाई है वो 59,950 का है, यानी दोनों तरफ की ही दिशा बन रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज वीकली एक्सपायरी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इस समय 17,580 के स्तर पर है, यहाँ पर भी 0.13% की तेज़ी है। 17,502 का इसने लो भी बनाया। अच्छी बात है कि 17,500 के स्तर को नहीं तोड़ा इंट्राडे में, और जो हाई है वो 17,638 का है, तो सीमित दायरे में ही है। और आप देख सकते हो कि जो कल जो रुझान थे वो थोड़े से निगेटिव निकल कर आए थे। डाउ जोन फिर भी पॉजिटिव था, 33,482 के स्तर पे 0.24% की तेज़ी थी। लेकिन S&P 500 की बात करें तो 4,090 के स्तर पे 0.25% की गिरावट थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,996 के स्तर पे 1.07% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और रजल 2000 इंडेक्स में भी 1752 के स्तर पे 0.99% यानी लगभग 1% की गिरावट थी और इसी वजह से शुरुआत गिरावट के साथ हुई। अब आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और एक तरह से चौंका दिया गया है, यानी अभी फिलहाल जो ब्याज दर है वो 6.50 पर ही बनी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था और कहा जा रहा था कि इस बार भी रेपो रेट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये एक झटका दिया आरबीआई ने। आज के आरबीआई के फैसले से पहले जितने भी एक्सपर्ट हैं वो अनुमान लगा रहे थे कि 0.25% की इस बार वृद्धि हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल में ही फेडरल रिजर्व ने और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सब ने ब्याज दरें बढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की आरबीआई ने इस बार रेपो रेट में कोई वृद्धि नहीं की और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है बाजार के लिए और उनके लिए जो मकान खरीदना चाहते हैं ईएमआई के ऊपर। आरबीआई ने 2022 से लेकर 2023 में 6 बार ब्याज दरों में करीब 2.50% की बढ़ोतरी की है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। पिछले वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में अप्रैल में हुई थी, तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाया और फिर 4.40 कर दिया गया और 22 मई को 2020 के रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब ये जो रेपो रेट बढ़ी है इस तरह से बढ़ी है, आप देख सकते हो मई 2020 में ये 4% के आसपास थी, तो देख सकते हो कि 3 मई को आप देख सकते हो 4.40% हुई, 8 जून को 4.90% और 5 अगस्त को देखें तो 5.40% हो गई, 30 सितंबर को 5.90% और देख सकते हो कि दिसंबर 8 को 6.25% तक पहुंच गई और फरवरी में 6.50% तक पहुंच गई। तो लगातार इस तरह से रेपो रेट बढ़ी है। अब रेपो रेट नहीं बढ़ाई, उसके पीछे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी इस समय मजबूत बनी हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा है और इसीलिए इस बार हमने रेपो रेट नहीं बढ़ाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो एहतियात के तौर पर कभी भी कदम उठाए जा सकते हैं।
और फाइनेंशियल 2024 में जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6.5% के आसपास रह सकती है। अब आप देख सकते हो क्वार्टर 1 में ये 7.8% के आसपास रह सकती है, क्वार्टर 2 में 6.2% के आसपास, क्वार्टर 3 में 6.1% के आसपास और क्वार्टर 4 में ये 5.9% के आसपास रह सकती है। यानी आपको जीडीपी का जो एवरेज है वो 6.5% के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया, इसकी वजह से लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई लोगों की नहीं बढ़ेगी, यानी बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को इस बार। आप देख सकते हो आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली ये टूल है। जब भी महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज भी महंगा होगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है, मनी फ्लो कम होता है तो फिर डिमांड में कमी आती है और फिर महंगाई घट जाती है। तो इस समय सरकार को लग रहा है कि रेपो रेट बढ़ाने का ये कोई उचित समय नहीं है, बल्कि इस समय महंगाई कंट्रोल में है। तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे सरकार ने जो फैसला किया ये काफ़ी ज़्यादा इसको वेलकम किया जा सकता है। जब भी इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट को कम भी कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई में मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को सस्ती दर पर लोन भी मिल जाता है। और इस तरह से अगर आप देखें तो इकोनॉमी में कोरोना काल में जब इकोनॉमी की सब ठप हुई थी उस समय आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो लाने की कोशिश भी की थी। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद में सरकारी बैंक रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिली है। पीएनबी का शेयर करीब 2% ऊपर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, पंजाब सिंध बैंक 1% से ज़्यादा तेजी दिखा रहे। आईआईएफएल के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि आरबीआई में मार्केट में स्थिरता लाने के लिए ये कदम उठाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। वही नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैंजल ने कहा है कि महंगाई के साथ साथ रेपो रेट और लैंडिंग रेट में कोई बढ़ोतरी संभावित रूप से कंज्यूमर्स के खर्च की क्षमता को कम कर सकती है। ऐसा होता है तो इसका असर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की सुस्ती शेयर बाजार पर भी असर डाल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय इंडिया की इकोनॉमी को लेकर आरबीआई काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक बयान दे रही है। इसके अलावा देखें तो जिस तरह से आशावान आरबीआई बनी हुई है, यानी आने वाले समय महंगाई पे और राहत मिल सकती है और इसका असर बाजार पे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय आरबीआई ने कहा है कि हमें रेपो रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस समय हमारा जो महंगाई है वो कंट्रोल में है। साथ में आरबीआई की तरफ से ऐड किया गया कि फिलहाल आरबीआई टारगेट से थोड़ी ऊपर बनी हुई है, यानी हो सकता है कि आने वाले समय में आरबीआई थोड़ी सख्ती और करे। लेकिन फिलहाल देखें तो इस समय जो फैसला किया गया है वो समय के अनुसार किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और जो बैंकिंग शेयरों के शेयर है उनमें तेज़ी का ये संभावना बन रही है। अभी इस समय निवेश किया जाता है, स्पेशली अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक और यस बैंक, 3 बैंकों में इस समय इन्वेस्टमेंट का ये मौका है। बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा रियल्टी के अच्छे शेयरों में भी आप दाव लगा सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो डीएलएफ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो बजाज फाइनेंस में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि इसका फ़ायदा सीधा उसी को मिलेगा जो फाइनेंस कंपनियां है या फिर बैंक है या फिर रियल इस्टेट से संबंधित कंपनियां हैं, तो उनमें ये निवेश का मौका बन रहा है। एक बड़ी अपडेट है जो बाजार के लिए थोड़ी सी निराशाजनक हो सकती है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो फिर से महंगाई बढ़ सकती है। फिलहाल सऊदी अरब समेत 23 देश है जिन्होंने यहाँ पे जो अपना एक फैसला किया मिलकर कि कच्चे तेल का उत्पादन वो घटाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी तो फिर वापस महंगाई का एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक तांडव शुरू हो सकता है। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप समझ सकते हो कि आरबीआई भी रेपो रेट को बढ़ा सकती है। तो ये कुल मिला के अगर जो फैसला लिया सऊदी अरब समेत 23 देशों ने, ये बाजार के लिए पॉजिटिव नहीं है। और आने वाले समय देखते हैं कि ओपेक और क्या फैसला लेते हैं। तो अगर उनका ये जो फैसला आगे फलीभूत होता है तो फिर तेज़ी के साथ में फिर बाजार में गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन ओवरऑल इस समय देखें तो बैंकिंग शेयरों में निवेश का ये अच्छा मौका है, क्योंकि बैंक वैसे भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और एनपीए उनका काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके बैंकों में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।